नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो है बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित की जाएगी आगामी महीनों में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चार भागों में बांट करके प्रैक्टिस सेट एक को मैंने देख लिया है। एपिसोड 4 जो है प्रैक्टिस सेट 2 का 1 से 50 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 51 से लेकर के 100 तक करेंगे एपिसोड 5 के तहत। आप लोग इससे पहले 4 एपिसोड देख लें, आपके लिए लाभकारी होगा। उसके बाद आप लोग एपिसोड 5 देखें, जो हम लोग 51 से लेके 100 तक करेंगे। चलते हैं दोस्तों हम अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 51 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? दोस्तों, ये सामाजिक क्रांति की जो बात की जा रही है, ये सामाजिक क्रांति आर्टिकल्स 38 के तहत है। अनुच्छेद 38 में इस चीज को वर्णित किया गया है और इसी के माध्यम से अनुच्छेद 38 की अगर मैं थोड़ा सा अगर जिक्र करूं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या लिखी हुई है? राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, और यही सामाजिक की बात की भी की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? जानते हैं दोस्तों, ये जो एक प्रकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, ये मैग्ना कार्टा जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहिए, ये मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा, ये आर्टिकल 32 को कहा जाता है। दोस्तों, आर्टिकल्स 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यद्यपि यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो, ठीक है। और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये मैं बता दूं आपको कि यदि मान लिया जाए कि आपके कोई व्यक्ति के द्वारा या कोई संस्था के द्वारा यदि आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया इस प्रश्न के माध्यम से कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल 32 के माध्यम से हम अपने फंडामेंटल राइट की ओर को बचाने के लिए जा सकते हैं, और हाई कोर्ट जाना होगा तो मुझे आर्टिकल्स 226 के तहत जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि सर्वाधिकारवादी राज परित्याग है, ये क्या चीज का परित्याग करता है? ये दोस्तों, ये जो है आपको समूहवाद का परित्याग करता है। क्या करता है? समूहवाद का परित्याग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? ठीक है, देखते हैं दोस्तों। 30% जो रिजर्वेशन की बात की जाती है खासकर ग्राम पंचायतों में, ये आर्टिकल 73 के द्वारा किया गया। सॉरी, आर्टिकल्स नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, संविधान का संशोधन अधिनियम बना था 73वां। ठीक है, ये 1992 के था। चलते हैं नेक्स्ट और जानते हैं ये 74th जो है आपको नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, नगर से जुड़ा हुआ है, ये नगर से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? दोस्तों, ये नागौर, ये राजस्थान का नागौर जगह है, नागौर जिला कह सकते हैं। ये नागौर जिला है राजस्थान का, वहां सबसे पहले लागू किया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए कितना इजी ट्रिक्स और कॉमन सेंस की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर को टिक कर रहे हैं। इसमें विशेष कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी सामान्य सूझबूझ है तो आप बहुत इजीली तरीके से आंसर को टिक कर ले जाएंगे। और इन एग्जामिनेशन हॉल की मैं बात कर रहा हूँ। कहता है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन, दोस्तों मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप अपने आप को सेफ हैंड में
अपने आप को रखें, सेफ हैंड में अपने आप को रखें। इसका मतलब ये हुआ कि आप उनसे ज्ञान ग्रहण करें जिन्होंने बीपीएससी के को जिया है, समझा है, जाना है। इसीलिए आप उनसे ज्ञान ग्रहण ना करें जिसने बीपीएससी को कभी जाना तक नहीं, बीपीएससी के एक भी स्टेज को क्लियर किया नहीं और आपको ज्ञान देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप उनसे पढ़िए, आप उनके सेफ हैंड में जाइए जिसने बीपीएससी को जाना है, सिविल सर्विसेज को परखा है। ठीक है, अब इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात है, सबसे पहले कौन किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। कौन किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था 1953 के आस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और इसी के माध्यम से, विकेंद्रीकरण के माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था आया था। क्या आया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था आया था। जो ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय होता है, इसके बारे में, जैसे इसको त्रिस्तरीय क्या कह सकते हैं? ग्राम पंचायत कह सकते हैं, पंचायत समिति कह सकते हैं और जिला परिषद कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें किसका किसका जो है समान अधिकार प्राप्त है। दोस्तों ये दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात व राजस्थान। और नेक्स्ट दिया हुआ है सी में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब और असम। यानी कि आपको मैं बता दूं आपको कि इसका जो है आपको आंध्र प्रदेश में 25 है और अब पश्चिम बंगाल में 42 है। तो हम आपको वहां चलते हैं कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। ठीक है, असम में जो है, पंजाब में 13, असम में 14 सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। ठीक है, गुजरात में 26 है और राजस्थान में 25 सीटें हैं। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं किसी में बराबर नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलते दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पे। यानी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। आप लोग इसको विकिपीडिया करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? ये दोस्तों आर्टिकल्स 352 है, मतलब 352 है दोस्तों। आर्टिकल्स 352 के तहत जो है, एक मिनट दोस्तों, इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर इसका क्या आंसर है। इसका ये क्या फिर से प्रश्न कहता है? ये सिली मिस्टेक में लगता है मेरा होगा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये 352, 356, 360 तो आपको ये वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वित्तीय आपातकाल से क्या कहते हैं, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आपात, और ये 300 क्या होगा? ये इसका हो जाएगा आपको 249 होगा, डी आंसर होगा। देखिए यही होता, सिली सिलिंग मिस्टेक जो है ना दोस्तों, आपको निगेटिव मार्किंग करवा देता है। इसका आंसर क्या होगा? 249 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती, प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव ये होता है कि कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। यानी मान लिया जाए कि कट मोशन आप पढ़ेंगे तो कट मोशन में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि यदि 3 प्रकार का कट मोशन होता है, इसमें एक कट मोशन हो कि कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करने के लिए इसकी बात होती है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? ये पटना में है दोस्तों। क्या है? पटना में है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पतम अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है किस आधार पे? तो दोस्तों इसका जो है आपको हो जाएगा धर्म और भाषा के आधार पे। आप जानते हैं हमारे भारत में जो है धर्म के आधार पर भी अल्पतम होता है, अल्पमत होता है, और भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक के आधार पर भी होता है। ठीक है, ये माइनॉरिटी की बात की जा रही है दोस्तों। ये माइनॉरिटी हम हमारे भारत में जानते हैं, एक हिंदू मेजोरिटी में आता है और माइनॉरिटी में सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, ये सब आता है। किसमें? पारसी। ये सब आपको धर्म के आधार पे हो गया। भाषा के आधार पे भी लिंग्विस्टिक होता है, जिसकी बहुत कम संख्या में भाषा बोली जाती है। जैसे अंडमान निकोबार में सेंट्रली सब देखेंगे
वहाँ पर होता है, नॉर्थ ईस्ट का कई सारा भाषा है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग? दोस्तों हम लोग ये रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। क्यों? ये आपने इससे पहले भी देखा था टेस्ट में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 44th संशोधन के द्वारा ये चीज को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि आर्थिक आयोजना, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा है, एक अनिवार्य क्या है, अभिलक्षण है। ये किसका है? ये है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ये क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए हमारे भारत में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की बात किया जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था, आपको फर्स्ट ईयर 5 जो नेहरू जी के विचारधारा से, क्योंकि नेहरू जी का माइंडसेट जो है समाजवादी था, ठीक है। और इसी कारण से हमारे देश में जो है सबसे पहले जब योजना आयोग का गठन किया गया तो योजना आयोग के जिम्मे दिया गया कि आप जो है 5 साल के लिए जो है तो पंचवर्षीय योजना को लागू कीजिए। और ये इकोनॉमिक योजना था, लेकिन इस इकोनॉमिक योजना का जो आधार था क्या था? समाजवादी था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में जो है कृषि आय की गणना की जाती है किसके आधार पे? तो भारत में कृषि आय की गणना जानते हैं उत्पादन के विधि के आधार पे होता है। उत्पादन मतलब किसी भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्ट कितना बना, ठीक है। चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो या यानी मोटे अनाज हो, ठीक है। इस आधार पे हम लोग उत्पादन की विधि से देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम की बात की जा रही है दोस्तों, का आकलन पहली बार किसने किया था? ये आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है नेशनल इनकम का आकलन करने का श्रेय जाता है दादा भाई नेहरू जी को। इनको किनको जाता है? दादा भाई ने। और दोस्तों मैं बता दूं इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि दादा भाई नेहरू जी ही जो है पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की जो बात की यहाँ का या जो धन हमारे यहाँ का जो धन का जो बहिर्गमन का सिद्धांत था, यानी क्या इन्होंने ये बात कही थी कि भारत के धन को क्या करता है कि यहाँ से ले जा करके हुगली मतलब एक लिया गया था, हुगली और टेम्स की बात की गई थी कि हुगली से जो है निचोड़ करके वहाँ पर जा करके जो है वहाँ पर मतलब टेम्स नदी पर निचोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। और अगर इसकी पुस्तक की बात किया जाए किस पुस्तक में जिक्र किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो ये पुस्तक है पोवर्टी एंड अनबिलिटी। हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उस समय बताया गया था प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो है 20 रुपया बताया गया। सोच के देखिए दोस्तों, उस समय की बात थी जब बताया गया था कि प्रति व्यक्ति जो है 20 रुपया जो है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? अब ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको है एपी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 2005 के आसपास या 4 के आसपास जो है एक कॉन्सेप्ट आया था पूरा। क्या आया था? पूरा आया था, ठीक है। तो ये पूरा के बारे में आपको बता दूं, ये 2003 के में आया था पूरा, 2003 में आया था। मैं बता दूं पूरा का मतलब क्या होता है। पी फॉर होता है प्रोवाइडिंग, क्यू फॉर अर्बन, आर फॉर रूरल, यानी इसमें इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका विजन था, ठीक है। तो आप समझ गए कि ग्रामीण निर्धनता को उन्मूलन करने के लिए डॉक्टर एपीजे। और दोस्तों ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों इसके बारे में और बता दूं कि बीपीएससी का जब मेंस एग्जाम हुआ था, इस मेंस में भी पूछा गया है ये इस स्कीम से पूरा का। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि का योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? दोस्तों ये जो है योजना अवकाश ये 1966 से लेकर के 1969 तक हुआ था। इसके पीछे का रीजन ये था दोस्तों कि 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, ठीक है। और इस कारण से हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, ठीक है, चरमरा गया था। और साथ ही उसी समय जो है हमारे यहाँ सुखाड़ भी आ गया था, ठीक है। एक तो आप समझ लीजिए युद्ध,
ठीक है, दूसरा आ गया सूखा। ठीक है, और इन दोनों के माध्यम से हमारा देश की आर्थिक स्थिति ऐसी चरमरा गई थी कि हमारे देश में योजना आयोग के द्वारा जो है एक वर्षीय प्लान करके, मतलब 3 वर्ष तक जो है ये लाया गया था। इसको एक वर्षीय प्लान भी बोलते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष, एक वर्ष के लिए लाया गया था, क्योंकि 5 वर्ष का योजना था। इसको 3 वर्ष तक ऐसे लेके चला था कि हम लोग प्लान 1 साल के लिए ही करेंगे। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसको प्लान हॉलीडे आप इंग्लिश में अगर कहीं देखें तो प्लान हॉलीडे अगर दिया हुआ है तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? दोस्तों ये गरीबी हटाने, ये माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जी के द्वारा जो है लाया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इन चीज को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये जानते हैं दोस्तों, आप लोग भी याद कर लेंगे। खास करके जो पंचवर्षीय योजना जो FYP 12 कुल हुआ है हमारे देश में, 12 का कौन कौन योजनाकार है, कम से कम मुख्य तो याद कर ही लेना चाहिए, जो जो 5-6 है। और कुछ जो लास्ट का जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट है, वो टारगेट क्या रखा गया था वो याद कर लीजिएगा। इसका है हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था दोस्तों। क्या था? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर पे आधारित था। ठीक है, और ये जो C नंबर दिया हुआ है महालोनबिस मॉडल, ये महालोनबिस मॉडल का सेकेंड है। सेकेंड FYP, मतलब हम इसको लिख देते हैं 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? दोस्तों ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है पूर्ववर्ती नाम है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SBI, ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर। 71 नंबर क्या कहता है? मौद्रिक और उधार नीति, यानी यदि आप लोग इंग्लिश में जानते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? दोस्तों ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। कौन की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक है, और दरअसल इसके पीछे का रीजन ये होता है कि हमारे देश में यदि महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति आ चुकी हो, ठीक है, या मंदी आ चुका हो, इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन आ चुका हो, तो इस चीज़ को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति को क्या किया जाता है? प्रसारवादी कभी बनाया जाता है और कभी टाइट बनाया जाता है, संकुचनवादी बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन दर्शन, लिखा है कि जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? दोस्तों ये जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट आत्मा से है। क्या है? आत्मा और नियम से है। ठीक है, तो ये बोलता है कि जैन दर्शन कहती है कि हर एक वस्तु में आत्मा है। दूसरा कहती है कि जो ये संसार जो चल रही है नियमों से बंधा हुआ है। क्या है? नियमों से बंधा हुआ है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सार्वलौकिक नियम होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? दोस्तों ये जो है आपको STP से रिलेटेड, या आप अपने क्या कहते हैं अध्ययन दौरान को याद करें, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें आप लोग, जो आइडियल हम लोग मानते हैं फॉर्मूला, तो आइडियल फार्मूला में ये बात की कही गई जाती है कि जो लो निम्न दाब क्या होती है? निम्न दाब मतलब क्या? लो प्रेशर और उच्च तापमान, मतलब उच्च लो हाई टेम्परेचर, इसी पर हम लोग क्या करते हैं? STP हम लोग चेक करते हैं, मतलब आदर्श गैस के रूप में चेक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्या कहता है? 74 नंबर कहता है निम्न में से किसमें संवहन, ये संवहन की बात की जा रही है, कंडक्शन की बात की जा रही है, संवहन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको केवल द्रव और गैस में होता है। कहाँ होता है? केवल द्रव और गैस में होता है। आप लोग इसको जान दोस्तों, एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आप लोग क्या करेंगे? आज ही विकिपीडिया करेंगे और तीनों के बारे में जानकारी लेंगे कि कंडक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है, कन्वेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है और रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टीज, इसके माध्यम से क्या क्या होता है, कन्वेक्शन के माध्यम से क्या होता है और रेडिएशन के माध्यम से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर में क्या कहता है? ये जो ये कन्वेक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है,
ये निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? दोस्तों देखिए, ये अगर प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो आप इसमें आपको डाउट होगा दो जगह पे। क्या? एक तो डाउट होगा, आप तो 50-50 कर लेंगे क्योंकि जल नहीं होगा और मिट्टी का तेल भी नहीं होगा। आप कहाँ जाएंगे? अल्कोहल और पेट्रोल पे। ठीक है, अल्कोहल और पेट्रोल पे कि सर पेट्रोल भी तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। फिर कहेंगे सर अल्कोहल भी तो जल्दी उड़ जाता है। लेकिन अगर मान लिया जाए तीव्रता की बात किया जाए तो अल्कोहल जो है पेट्रोल के कंपैरेटिवली क्या होता है, जल्दी वाष्पीकृत होता है, वाष्पन अधिक तीव्र होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते तो इसका आंसर हो गया सी, 76 नंबर क्वेश्चन। कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोग को यह एनालिसिस जो हम लोग R&D करते हैं, या एक प्रकार का कहा जाए कि हम लोग जो पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का, कैसा लग रहा है टेस्ट सीरीज का, प्रैक्टिस सेट का? आप लोग के लिए बहुत लाभकारी होगा। आप लोग बहुत तरीके से इसको करें। और रेगुलर मैं क्या करूँगा, आपको सुबह 8 से 10 के बीच में मैं आपको ये क्लास ले लिया करूँगा। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप जरूर टेलीग्राम से जरूर दोस्तों जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको अपडेट्स प्रत्येक दिन का मिलता रहेगा। ठीक है, निम्नतम नेक्स्ट का 76 नंबर सर, निम्नतम तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? दोस्तों ये निम्नतम तापमान की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि इसका एक प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ आप। ये मतलब लोएस्ट टेम्परेचर की बात कर रहा है। लोएस्ट टेम्परेचर आप सोच के देखिए, यदि कोई व्यक्ति अगर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, उत्तरी ध्रुव की अगर मैं सिंपल बात करूं, यानी ठंडे प्रदेश में रहता है, तो ठंडे प्रदेश में रहता है तो उसका जो गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, उसमें जो फ्यूल रहता है, वो फ्यूल में अगर मान लिया जाए कि अगर फ्यूल तो जम जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमने लगता है पानी। पानी क्या हो जाए, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा तो फिर बताइए जम्मू कश्मीर हो में कैसे लोग गाड़ी चलता है? इसीलिए उसमें अल्कोहल मिलाते, क्या करते हैं, ये अल्कोहल थर्मामीटर से क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग मापने के लिए काम आता है अल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम 77 नंबर को, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये तारों का रंग जो दोस्तों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जिसके पास ज़्यादा है उसका चमकीलापन वैसा ही रहता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश वोल्टीय सेल, दोस्तों ये भी मेरा रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले ही आप लोगों ने देख लिया है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? दोस्तों देखिए, हम लोगों ने मात्र अभी 2 टेस्ट किया है, इसी में हम लोग का रिपीटेशन अलाउड हो गया है। यानी कि आप समझ के देखिए, मेरे साथ यदि कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो समझ के देखिए कि आपको टेस्ट बनाने में लगेगा कुछ समय की ही बाद लगेगा। सर ये तो जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, यानी आपको खुद में रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। यही होता है कि जो बीपीएससी को जिसने जिया है, समझा है, परखा है, पास किया है, उसके साथ पढ़ने का यही फायदा होता है। चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा मेरा? सौर ऊर्जा से जानते डायरेक्ट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। कहता है दोस्तों आप मैं जैसा कि पहले बता दिया था कि आप लोग पहले क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करेंगे पॉज करके, उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? दोस्तों इसका भी फॉर्मूला है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर की बात करते हैं। ठीक है, विबग्योर का मतलब यहाँ अगर मान लिया जाए भी ले, या लास्ट में हम ले लिए आर, तो आप ये सबसे ज्यादा विचलन डेविएशन इसमें होता है और सबसे कम डेविएशन इसमें होता है। इसी कारण से हम लोग इस रेड कलर का प्रयोग क्या करते हैं, हम लोग सिग्नल के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, आप रेलवे ट्रैक से जब गुजरेंगे तो आपको मिलेगा कई जगह रेलवे सिग्नल में या रोड पर मिलेगा लाल कलर का दिया जाता है सिग्नल, क्योंकि उसमें डेविएशन कम होता है, विचलन कम होता है और डायरेक्ट आप उसको देख पाते हैं, इसीलिए ये होता है। और सबसे ज़्यादा वैगनी कलर में होता है। इसका आंसर क्या होगा? वैगनी होगा। इसका मतलब आप लोग दोनों चीज़ जान लिया। नेक्स्ट 80 नंबर चलते, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। दोस्तों मैं बता दूं, एक बार एक सच बताऊं तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, शायद मुझे जो मैं याद कर रहा हूं ये 66 में पूछा गया था या 65 में पूछा गया था। ठीक है,
तो इसमें पूछा गया था कि तरल अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन है? ये हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। ठीक है, ये ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट 81 का क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुद्रणालय यानी मुद्रण करने वाला में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलवाई होते हैं? एलवाई का मतलब धातु दोस्त मिश्र धातु होता है। देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखिएगा कि बीपीएससी के द्वारा क्या किया जाता है कि वर्तमान में आपको डायरेक्ट हिंदी नहीं देगा, इंग्लिश में उसको दे देगा, इंग्लिश में ही लिख दे एलवाई। एलवाई का मतलब क्या? मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपको 81, 81 का क्या होगा? अब बताइए इसका 81 का क्या होगा? 81 का दोस्तों सीसा और एंटीमनी होगा। क्या होगा? सीसा और एंटीमनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? गलनांक सबसे कम किसका है? ये दोस्तों पारा का है। क्या है? पारा का, मरकरी का है। ठीक है, अब क्या गलनांक अगर सबसे कम यहाँ पर -38 डिग्री सेल्सियस कितना है? -38। ठीक है, -38 कह सकते हैं इसको, -38 डिग्री सेल्सियस लगभग मैं बोल रहा हूँ, इतना के आसपास इसका रहता है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? ये दोस्तों बेयर साइंटिस्ट का नाम है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? ये दोस्तों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसका होगा KMnO4, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कांच क्या होता है? कांच होता है अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? दोस्तों ये शीशे की अधिक मात्रा किसमें पाया जाएगा? देखिए, अगर इसमें क्या होता है, शीशा, आप बताइए शीशे की मात्रा जो अधिक पाया जाता है, आप सुने होंगे बीच में कि भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, टारगेट फिक्स किया गया है कि 20% 2025 तक जो है 20% एथेनॉल मिलाने का, एथेनॉल मिलाने का पेट्रोल में। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये एथेनॉल हम लोग प्रोडक्शन बहुत ईजिली कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जैव निम्नलिखित भी होता है। अब एथेनॉल मिला देंगे तो हमारा क्या करेंगे, एलपीजी का जो जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कम करना पड़ेगा, आयात जो करते हैं उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, कम कर लेंगे तो मेरा क्या होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगा। इसीलिए जब हम लोग शीशे की अधिक मात्रा पाई जाती है, ये उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में पाया जाता है। क्या होता है? उच्च ऑक्टेन। अब बोलेंगे ऑक्टेन क्या होता है सर? ये ऑक्टेन होता है आपको पेट्रोल, ऑक्टेन जो होता है पेट्रोल में चेक किया जाता है, और सीटेन जो होता है डीजल में चेक किया जाता है। सीटेन हम आपको लिख देते हैं, सीटेन ये डीजल में चेक किया, डीजल में। देखिए आपको यही होता है, अनुभवी जो लोग हैं उनसे पढ़ने का यही फायदा होता है कि एक प्रश्न के लिए आपने 3-4 प्रश्न का आंसर जान लिया। ऑक्टेन का संबंध पेट्रोल से है और सीटेन का संबंध डीजल से है। नेक्स्ट 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? दोस्तों ये कैडमियम है। क्या है? कैडमियम है। ये हाइड्रोजन पैदा नहीं करेगा, बाकी करेगा। 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आयोडीन मान का प्रयोग, आयोडीन मान का प्रयोग जो है इसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? ये दोस्तों देखिए, ये हो जाता है आपको, ये तेल में असंतृप्ति, असंतृप्ति का मतलब होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड। जब आप देखिए, गौर कीजिएगा, जब मार्केट जाइएगा तो आप लोग जब वेजिटेबल ऑयल यानी आप खाने के लिए जो तेल खरीदते हैं उसमें दो प्रकार का, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांस फैट की बात करते हैं, वर्तमान में बात की जाती है कि हम लोग ट्रांस फैट फ्री फूड को एज्यूम करें। क्यों कंज्यूम करने की बात की जा रही है? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप ट्रांस फैट को आप अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे तो आपके क्या होगा अंदर कि कई सारा ऐसा बीमारी जो है होने लग जाता है। खास मोटापा की बात किया जाए, ब्लड प्रेशर की बात किया जाए, डायबिटीज़ की बात किया जाए, तो ये सब बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये आयोडीन का मान किसके प्राकलन के लिए क्या था? तेल में असंतृप्ति के लिए। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल संपत्ति दोस्तों माना जाता है न्यूक्लिक एसिड को। किसको माना जाता है? न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, और एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन। नेक्स्ट का क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है?
यहाँ घटक की बात हो रही है। आप देखिए, अब आप इसका बहुत इजीली आंसर बना ले जाएंगे 89 का, कि नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का क्या है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे बता दिए कि नाइट्रोजन किसका है, तो प्रोटीन का। मैं आपको देखिए, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन शब्द आपने सुना होगा। अब हिंदी में बताऊं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब कि जो फलीदार पौधा होता है, क्या होता है, फलीदार प्लांट होता है, पौधा होता है। जैसे एग्जांपल में आप जानते हैं हमारे बिहार में क्या होता है, मूंग होता है, या जो भी दाल वाला चीज़, मूंग होता है, अथी उड़द होता है, या जो भी दाल वाला सब दाल होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिर से क्या करते हैं, खेत में ही छोड़ दिया जाता है, उसके जो प्लांट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से हमारा जो सॉइल होगा, मिट्टी जो होगा, उर्वर बनेगा, क्या होगा, उपजाऊ होगा। इस उपजाऊ के कारण क्या होता है, इसी मूंग में सब, एक दिन और याद कीजिए कि दाल में मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा बच्चे को क्या देना चाहिए, प्रोटीन की जरूरत होती है 14 साल तक के बच्चों को। इसीलिए प्रोटीन की, क्योंकि उससे बॉडी ग्रोथ होता है। तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन किस तरीके, दोस्तों देखिए सच बताऊं, ये क्वेश्चन इजीली नहीं है, इजी आसान क्वेश्चन नहीं है। ये घुमा करके क्वेश्चन कान छुआया है। ये देखिए, यहाँ से फलीदार, फलीदार से प्रोटीन, ऐसे करके क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मिलाने के लिए कहता है। ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको थीम बता देता हूँ कि जब आप लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम देने से पहले अभी ये क्वेश्चन आ गया है, तो आपके लिए एक आसानी हो गया। आप लोग क्या करेंगे, विटामिन, जितने भी विटामिन है उसका इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम जरूर आप लोग याद करके जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करेगा, बीपीएससी का पूछने का ये ट्रेंड रहा है, पूछ लेगा आपसे। देखिए दोस्तों, मिलान करते B1, विटामिन B1 का थायमीन होता है, विटामिन B2 पैराडॉक्सिन होता है, सॉरी राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इसी को दोस्तों सिली मिस्टेक बोलते हैं। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है, ये आता है, और मैंने सही भी कहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मिल जाता मुझे, क्योंकि मुझे ये पता है कि विटामिन B12 का ये होगा, साइनोकोबालेमिन होगा। जब ये मुझे ई पता चल गया कि डी का जो है 2 होगा, तो डी का 2 तो मेरा आंसर आ गया। हम लोग क्योंकि ऊपर से मिलाना शुरू किए थे। दोस्तों देखिए, आप ये कंफर्म मानिए कि मेरा आंसर गलत कभी नहीं जाता, हम तो आंसर के साथ चल ही जाते। लेकिन बात ये है, अच्छा दूसरा, अगर देखिए, अगर मैं, मेरा आंसर कैसे सही हो जाता, मैंने जब ये मारा था बी का थाइमीन, फिर भी मेरा आंसर आ गया था, ए का 3, ए का 3। ठीक है, वैसे भी मेरा कैंसिल हो गया था ये। लेकिन अब देखिए, ये क्या हो गया, B2 क्या है, राइबोफ्लेविन हो गया, और जो बच गया रेस्ट क्या हो गया, B6, ये पैराडॉक्सिन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये यही कहता है दोस्तों सिली मिस्टेक, एक एक करके थोड़ा सा गौर करके अब हम लोग बनाएंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं होगा। ठीक है, 91, विटामिन डी अनिवार्य है। तो विटामिन डी के किसके लिए जान दोस्तों, ये जो है विटामिन डी का संबंध जो है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, क्या कहते हैं, विटामिन डी, ये जो होता है, ये ऑर्थराइटिस, जो ऑस्टियो ऑर्थराइटिस से बचने के लिए, विटामिन डी दोस्तों जानते हैं, ये सूर्य प्रकाश से हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश से ग्रहण करते हैं, और एक प्रकार कैल्शियम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए ये क्या कहता है, अनिवार्य होता है विटामिन डी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और एक एक प्रकार का विटामिन डी जो है ना, इसके बारे में बता दूं आपको, एक हार्मोन के रूप में काम करता है। ठीक है, और इसीलिए ये कैल्शियम का अवशोषण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, औषधि और उनके कार्य का अध्ययन जो है, क्या कहलाता है, औषधि प्रभाव विज्ञान, क्या कहलाता है, औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है। सी, नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तंबाकू में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, निकोटीन होता है। दोस्तों ये मैरिजुआना जो है, मैरिजुआना को बोलते हैं भांग, है, भांग बोलते हैं मैरिजुआना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों लौह की कमी से जो है आपको एनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। ठीक है, इसमें एक भी रिकेट्स नहीं है, वाइटर नहीं है, पोलियो, ये सब नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। ठीक है, एनीमिया होगा, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ एनीमिया।
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। और ये अगर बात किया जाए, एक प्रकार का जो है, ये स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, ग्वाइटर जो है आपके शरीर में जब नमक की कमी हो जाती है, साल्ट की कमी हो जाता है, NaCl की कमी हो जाती है, तब आपको ग्वाइटर होता है। रिकेट्स तो रिकेट्स जो होता है आपको खास तौर पे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अब पोलियो तो जानते हैं, एक प्रकार का जो है न्यूरल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते 95 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। मानव शरीर में संक्रमण की बात की जा रही है ना, देखते हैं। संक्रमण तो या आ गया मेरे दोस्तों। संक्रमण जो है विटामिन ए के कारण जो होता है। आप कहेंगे विटामिन ए तो सर रतौंधी के लिए होता है, जी हाँ, बट विटामिन ए का जो सेवन आप करेंगे तो आपको क्या होगा, शरीर में संक्रमण जो डिजीज होता है वो नहीं होगा। तो इसीलिए संक्रमण से बचाने हुए इसका विटामिन ए काम आता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से जानते ही हैं बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। अभी जस्ट हम देखा है विटामिन बी वाले डी वाले से। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये दोस्तों, ये जो विटामिन ई के कारण जो क्या होता है कि जो एपिथेलियल ऊतकों में समान स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम आता है। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि जो विटामिन ई के कारण क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, उपकला ऊतक जो होता है, इसका डेवलप सही रूप से, जो मैच्योर डेवलपिंग की बात की जाती है वो नहीं होता है। इसीलिए विटामिन ई के कारण की कमी से जो है एक बांझपन भी होता है। बांझपन भी होता है, बाल भी झड़ने लगता है, बाल झड़ने की समस्या भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किया था? ये दोस्तों, ये दादा साहब फाल्के जो है, ये आपको किया था आलम आरा फिल्म से शुरुआत किया था 1913 के। कब किया था? 1913 में आलम आरा फिल्म किया था, आलम आरा, आलम आरा। ठीक है? तो ये 1913 फिल्म, 1913 में ये जो है हुआ था। नेक्स्ट है 98 नंबर। कहता है एक नृत्य शास्त्रीय रूप में कौन सा है? तो दोस्तों इसमें चांग भांगड़ा मयूर भछऊ नहीं है, ये मणिपुरी क्या है, मणिपुरी है, शास्त्रीय में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। आज के ये जो 150 क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडियस किसके द्वारा लिखी गई है? ये दोस्तों, ये किसके द्वारा है? जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। 1984, 1984 पुस्तक के लेखक कौन सा है? अब दोस्तों बताना है आपको, ये जॉर्ज ऑरवेल है। कौन है? जॉर्ज, ये ऑरवेल है। ठीक है, तो आज के सीरीज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 101 से लेकर के 150 तक करेंगे, क्योंकि हम लोग GS सीरीज में है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जो आपका सब्जेक्ट का जो सब होगा, क्वेश्चन होगा, चाहे वो बाल विकास से रिलेटेड हो या आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो या भाषा से संबंधित हो, आप लोग जरूर करते होंगे, मुझे विश्वास है। हम GS की जिम्मेवारी आपका लेते हैं। GS में आपका 100% 100% आपका रिजल्ट, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू इसी प्रकार से जुड़े रहे। और आप एक एक वीडियो को अगर आप एक बार देखते हैं, अगर मान लिया जाए समझ में नहीं आया, ठीक है, आप दोबारा उसको देखें, क्योंकि ज्ञान कभी खराब नहीं जाएगा। आप उसको दोबारा देखें और दोबारा देख करके क्या करें, क्वेश्चन नोट डाउन करें। अगर आपको जो याद नहीं रहता है पेपर पर नोट डाउन कर ले। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ धन्यवाद।